हेलो साथियों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा उम्मीद करता हूँ कि आप पहले की भांति स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। दोस्तों, अलंकार का एक प्रकार मैंने आपको कल लाइव क्लास में बता दिया था और एक टाइप छूट गया था। तो अर्थालंकार जो दूसरा प्रकार है, उसकी मैं एक वीडियो आपके सामने भी लेकर के आ रहा हूँ और आपकी परीक्षाओं के लिए बेहद उपयोगी होगा। आप उत्तराखंड की किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं या उत्तर प्रदेश के हमारे भाई यूपी पुलिस की तैयारी कर रहे हैं, यूपी दरोगा की तैयारी कर रहे हैं, या जो भी स्टेट लेवल के एग्जाम होते हैं जिन भी राज्यों में हिंदी आ रही है, उन सब परीक्षार्थियों के लिए अलंकार का टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा विषय है अर्थालंकार, है ना। मैं आपको पहले अर्थालंकार के बारे में बताता हूँ और फिर उसके जो महत्वपूर्ण अलंकार मुझे लगता है परीक्षा के दृष्टिकोण से ज्यादा उपयोगी है, उनको पढ़ा देता हूँ, है ना। हमारा विषय है अर्थालंकार। आप समझते हैं अर्थालंकार का मतलब ऐसा अलंकार जिसमें शब्दों के अर्थों के कारण आपके काव्य में सुंदरता, आपके काव्य में रमणीयता, आपके काव्य में चमत्कार का भाव उत्पन्न होता है, उसे अर्थालंकार कहा जाता है। देखिए, जैसे शब्दालंकार में था कि भाई शब्दों के चमत्कार के कारण, यहां पर शब्दों के अर्थों के चमत्कार के कारण आपकी कविता सुंदर बनती है, आपकी कविता में एक आकर्षकता झलकती है, आपकी कविता में एक रमणीयता का भाव आता है, उसे आप अर्थालंकार की संज्ञा देते हैं। हिंदी भाषा में जो मूल रूप से आपको अर्थालंकार पढ़ने हैं, आपकी परीक्षाओं के लिए उपयोगी है, वो कौन कौन से, मैंने कल भी उसकी चर्चा की थी। आप उपमा अलंकार की बात करते हैं, आप रूपक की बात करते हैं, आप उत्प्रेक्षा की बात करते हैं, आप अतिशयोक्ति की बात करते हैं, भ्रांतिमान की बात करते हैं, दृष्टांत की बात करते हैं, विशेषोक्ति की बात करते हैं, विभावना की बात करते हैं, मानवीकरण की बात करते हैं, व्यतिरेक की बात करते हैं, विरोधाभास की बात करते हैं, उल्लेख अलंकार की बात करते हैं, अत्युक्ति की बात करते हैं, अन्योक्ति की बात करते हैं, अनन्वय की बात करते हैं, आदि। ये बहुत प्रकार के अलंकार है। मुझे लगता है अगर आप अपनी परीक्षा के लिए जिस भी राज्य के आप विद्यार्थी है और जिस भी परीक्षा के लिए आप तैयारी कर रहे हैं, लगभग अर्थालंकार में से तकरीबन अगर आप 10 से 12-15 अलंकार आपको ठीक से आते हैं, तो मैं नहीं मानता आपका सवाल यहां से छूट जाएगा या आप उस सवाल को सही नहीं कर पाएंगे। आइए शुरू करते हैं। देखिए, पहला अलंकार हम आपको बताने जा रहे हैं उपमा अलंकार। अर्थालंकार का प्रकार एक है उपमा अलंकार। देखिए, अगर उपमा अलंकार की आप बात करते हैं, उपमा अलंकार का क्या मतलब है, पहले समझते ठीक से। आप उपमा के अर्थ को समझिए और फिर आप इस अलंकार के तरीके को जानेंगे, उपमा अलंकार को आप कैसे पढ़ते हैं। आप समझते हैं उपमा अलंकार में जो ये उपमा शब्द लिखा हुआ है, दोस्तों, उपमा शब्द का शाब्दिक अर्थ होता है तुलना। इसका मतलब क्या होता है? तुलना। तुलना का सीधा सा मतलब, अगर आप दो व्यक्तियों के मध्य तुलना करते हैं, दो वस्तुओं के मध्य तुलना करते हैं, दो प्राणियों के मध्य तुलना करते हैं, जब जब भी आप तुलना करेंगे किसी अलंकार में या किसी कविता की पंक्तियों में, तो वहां पर उपमा अलंकार हो जाएगा। माना मेरे पास कोई भी दो वस्तु है, माना मेरे पास एक कलम है कि माइक लगा हुआ है, मैं अगर इन दोनों की आपस में तुलना करूंगा, इसका मतलब तुलना का अर्थ होगा उपमा अलंकार हो जाएगा। लेकिन कैसे? उपमा अलंकार के चार तत्व होते हैं, जिसे आप उपमांग भी कह सकते हैं, जिसे आप उपमा का तत्व भी कह सकते हैं, जिसे आप उपमा का अवयव भी कह सकते हैं। यानी उपमा के चार तत्व हैं। कौन कौन से तत्व हैं वो जानना आपके लिए जरूरी है। अब जानते हैं उपमा के चार तत्वों में हमारे पास में एक तत्व का नाम होता है दोस्तों उपमेय, जिसको हम क्या लिखते हैं? उपमेय लिखते हैं। दूसरा एक तत्व है जिसको हम कहते हैं उपमान। तीसरा एक तत्व है जिसको हम कहते हैं समान धर्म, जिसको हम समान धर्म कह रहे हैं। या भाई चौथा एक तत्व है जिसको हम कहते हैं वाचक शब्द। वाचक शब्द, ये आपके पास चार तत्व हैं। देखिए, अगर आप उपमेय की बात करते हैं, आप समझते हैं उपमेय शब्द का शाब्दिक अर्थ होता है प्रस्तुत, यानी जो आपके सामने दिया हो, जो आपका सब्जेक्ट हो, जिसके बारे में आप चर्चा कर रहे हैं या जिसकी आप तुलना करना चाहते हैं, उसको कहते हैं उपमेय। उपमान का मतलब होता है अप्रस्तुत, मतलब जिसके साथ आप तुलना करना चाहेंगे, जो आपका विषय नहीं, आपका कर्म है, जिसके साथ आप किसी व्यक्ति की तुलना करना चाहते हैं, उसे कहते हैं उपमान। समान धर्म का मतलब हुआ बेस, आधार। आप किस आधार पर तुलना कर रहे हैं? आपने तुलना का आधार क्या माना है? रंग माना है, स्वभाव माना है, आकार माना है, सुंदरता माना है, गुण माना है, दोष माना है, आदि। जो तुलना का आधार होगा उसे कहते हैं आप समान धर्म। और वाचक शब्द का मतलब सामान्यता ऐसे शब्द जो उपमेय और उपमान के मध्य विद्यमान समानता या संबंधता को दर्शाते हैं, उनके बीच का संबंध कैसा है, उनके बीच की क्या समानता है, जो उन शब्दों को दर्शाने का काम करते हैं, वाचक शब्द कहलाते हैं।
और आप जानते हैं एक तरकीब के रूप में आमतौर पर ऐसा माना जाता है कि उपमा अलंकार में, जैसे माना मैं लिख रहा हूं एक शब्द है सम, कोई शब्द है सा, या भाई सी, या आप देखते हैं सो, या आप देखते हैं सरिस आदि। ऐसी मान्यता है कि भाई उपमा अलंकार में ये जो सारे के सारे शब्द मैंने लिखे हैं ना, ये वाचक शब्द के रूप में इस्तेमाल होते हैं। सम है, सा है, सो है, या भाई आपका सी है, सरिस है, ये ऐसे शब्द है जो उपमा अलंकार में वाचक शब्द के रूप में इस्तेमाल होते आए हैं। यानी आप कह सकते हैं कि जहां पर ऐसे शब्द लिखे होंगे उसे उपमा अलंकार कहा जा सकता है। लेकिन मेरा ये मानना है कि वाचक शब्दों पर आप ज्यादा डिपेंड ना रहें। बहुत ही जगह पर ऐसा होगा कि ये वाचक शब्द लिखे होंगे और अलंकार उपमा नहीं होगा, कुछ और होगा। तो जरूरी है कि आप इस पर भी थोड़ा सा ध्यान दें कि उपमेय और उपमान, समान धर्म, अगर ये सब चीजें आपको मिल रही है एक एग्जाम्पल में, तो उसको आप उपमा अलंकार कह सकते हैं। उदाहरण के लिए माना अगर मैं यहां पर आपके सामने दो एग्जाम्पल लिखूं, माना मैंने कहा, मैं बहुत बेसिक एग्जाम्पल लिख रहा हूं, मैं कह रहा हूं हरिपद कोमल कमल से, कोमल कमल से। एग्जाम्पल एक लिखा मैंने ऐसे, पहले इसको समझते हैं। अगर आप इसे देखें ना, तो मुझे साफ पता लग रहा है कि भाई मैं हरि के पद की बात कर रहा हूं। हरि मतलब विष्णु, पद मतलब चरण। इसका मतलब है ये आपका उपमय होगा कि नहीं, इसे बोलना पड़ेगा उपमय। मैं इसी की तो बात कर रहा हूं, मैं इसकी तुलना कर रहा हूं कमल के साथ। इसका मतलब दोस्तों ये जो कमल लिखा है इसको उपमान कहेंगे आपके नहीं, ये तो उपमान होगा। और मेरी तुलना का आधार क्या है, कोमलता। मैं इसको मानूंगा समान धर्म। मैं कह रहा हूं कि जितना कमल कोमल होता है उतने कमल हरि के पैर है, इतने कोमल सॉरी हरि के पैर है। इसका सीधा मतलब ये उपमाय होगा, ये उपमान हुआ, ये समान धर्म होगा। और बचा हुआ जो शब्द है इसे आपको वाचक शब्द कहना पड़ेगा, ये वाचक शब्द कहलाएगा। यानी इसमें उपमा के चारों तत्व विद्यमान थे, चारों अंग विद्यमान थे। सीधा अर्थ होगा कि उपमा अलंकार हो जाएगा। ये माना आप एक और एग्जाम्पल लिख रहे हैं, माना मैंने लिखा इस प्रकार का एक और उदाहरण देखिए आप, उसके माध्यम से उपमा अलंकार को आप क्लियर कर सकते हैं। जैसे माना अगर पंक्ति में ऐसा लिखा होता, उसने ये कहा होता कि राधा बदन चंद सुंदर, उसने कहा राधा बदन चंद सुंदर। परीक्षा में सवाल आ गया, कहा इसमें कौन सा अलंकार है। आपको सीधा समझना चाहिए भैया, राधा बदन का मतलब उपमय, राधा के बदन की बात कर रहे हैं आप, कि जो राधा का बदन है वो चांद के जैसा सुंदर है। इसका सीधा मतलब ये उपमय होगा कि नहीं, इसे बोलना पड़ेगा उपमय। अच्छा, ये जो चांद है इसके साथ तुलना कर रहा हूं, इसका मतलब उपमान होगा कि नहीं। और ये जो सुंदरता दिख रहा है आपको एक शब्द, इसे बोलेंगे समान धर्म, क्योंकि तुलना का आधार है, ये मेरी तुलना का बेस है। और ये जो सो लिखा है ना, ये वाचक शब्द हो गया, उपमा अलंकार भी होगा। देखिए ये चार अंग मैं इसलिए बता रहा हूं, ये चार अंग जानना आपको इसलिए जरूरी है। मैं अगर थोड़ा सा आपको गहराई पर लेकर के जाऊं तो इन चार अंगों के आधार पर प्यारे दोस्तों उपमा अलंकार दो प्रकार का होता है। आप किसी एक को बोलते हैं पूर्ण उपमा अलंकार, एक पूर्ण उपमा अलंकार होता है, और एक आपका होता है लुप्त उपमा अलंकार, लुप्त उपमा अलंकार। अब इस पूर्ण उपमा का मतलब क्या हो गया भाई, इस पूर्ण उपमा का मतलब है उपमा अलंकार का वह प्रकार जहां पर उपमा के ये चारों अंग विद्यमान रहते हैं, उसे पूर्ण उपमा कहते हैं। मैंने दोनों पीछे उदाहरण लिखे, पूर्ण उपमा के उदाहरण थे। यह माना लुप्तोपमा का मतलब होता है जिस अलंकार में इन चार तत्वों में से किसी एक का लोप पाया जाता है, किसी एक को लुप्त कर देगा, गायब कर देगा, गौण कर देगा, इसका मतलब वह लुप्तोपमा होगा। तो जरूरी है कि चार तत्व आप वैसे भी याद रखें। याद रखना इसलिए जरूरी है क्योंकि हो सकता है भाई आपसे पूर्णोपमा पूछ ले, आपसे लुप्तोपमा पूछ ले, क्या पता परीक्षक का, है ना। तो मेरी यही हिदायत है कि आप उदाहरण को रटने में विश्वास ना रखें, आप तकनीक को समझे और आप अर्थ समझे, आप मूल मर्म जाने अलंकार का सवाल, तब आपका सही हो सकता है। एक तरीका, मैं इस वीडियो में जितने जो मुझे इंपॉर्टेंट लग रहे हैं 4-5 अलंकार वो पूरा करने का प्रयास करूंगा, क्योंकि इतने सारे अलंकार एक वीडियो में पूरा करवाना मुश्किल है ना, वीडियो अपलोड भी करना है, इसलिए मैं इस पर महत्वपूर्ण जो अलंकार है उस पर प्रकाश डालूंगा। और बाकी आप मेरी लाइव क्लासेस देखें यूट्यूब पर, उसमें सारे के सारे अलंकार में कवर करवाऊंगा और पीडीएफ फॉर्म में उसके नोट्स भी उपलब्ध करवाऊंगा जिसमें ढेर सारे एग्जाम्पल्स लिखे होंगे। ठीक हो गया। दूसरा अगर आप बात करते हैं, हमारे पास चर्चित अलंकार है रूपक अलंकार, और रूपक को कैसे पढ़ा जाए, इसका क्या कॉन्सेप्ट है। आप जानते हैं कि रूपक अलंकार जब आप पढ़ते हैं ना, तो एक चीज कॉमन आती है, वो ये है कि रूपक अलंकार का शाब्दिक अर्थ होता है एक रूपता या समानता कह सकता हूं।
इसका शाब्दिक अर्थ एक रूपता हो जाएगा, या तो आप कह दो एक रूपता या तो कह दो समानता। अब ये एक रूपता और समानता किसके बीच? उपमेय और उपमान के बीच। परिभाषा क्या लिखी जाती है कि जिस अलंकार में उपमेय और उपमान दोनों को एक सदृश बनाया जाता है, दोनों को एक समान बनाया जाता है, दोनों को एक जैसा बताया जाता है, मतलब जो उपमेय है उसे भी उपमान के जैसा बताया जा रहा है, उनमें तुलना नहीं हो रही है। उपमा अलंकार में तो उपमेय और उपमान के बीच तुलना होती थी, रूपक अलंकार में आप ये कहेंगे कि जो उपमेय है वो भी उपमान के जैसा है। इसका अर्थ हुआ कि आप उपमेय और उपमान दोनों को एक सदृश बता रहे हैं, आप एक जैसा उन दोनों को मान रहे हैं। माना भाई साधारण रूप से अगर मैं एक शब्द लिखता, मैंने ये कहा कि मुख चांद है, मैंने ऐसा लिखा है, ऐसा लिखा है। देखिए मैं ये तो नहीं कह रहा हूं कि मुख चांद के समान गोल है, चांद के समान सुंदर है वगैरह वगैरह, मैंने सीधा कहा कि मुख चांद है। हम समझ पा रहे हैं कि मुख इसमें उपमेय है, कोई दिक्कत नहीं, और चांद ख्याति प्राप्त है, ये उपमान है, लेकिन तुलना तो नहीं हो रही है ना। मैं तो ये कह रहा हूं जो मुख है वो भी चांद है, इसका मतलब उपमेय और उपमान दोनों एक सदृश हो गए, एक जैसे हो गए। और जब इस प्रकार की एक सदृश्यता होती है, एक रूपता होती है, या उपमेय और उपमान के मध्य समानता होती है, उसी को आप क्या बोलते हैं? रूपक अलंकार बोलते हैं। मतलब सीधा मतलब क्या होगा, मैं ये कह सकता हूं इसमें जो उपमेय होगा, जो उपमेय होगा और एक आपका उपमान होगा, रूपक अलंकार में इन दोनों में समानता दर्शाई जाती है, ये दोनों एक समान होते हैं। और अगर उपमेय और उपमान किसी अलंकार में एक समान है, दोनों में समानता है, इसका सीधा मतलब रूपक अलंकार हो जाएगा, उसको रूपक की संज्ञा दे सकते हैं। भाई कैसे? जैसे माना आपने एक एग्जाम्पल लिखा है, आप कह रहे हैं कि भाई बीती विभावरी जागरी, बीती विभावरी जागरी जागरी अंबर पनघट में डूबो रही ताराघट उषा नागरी, अंबर पनघट में डूबो रही ताराघट उषा नागरी, मैंने ऐसा लिखा माना, ताराघट उषा नागरी। परीक्षा में पूछा गया कि फला पंक्ति में कौन सा अलंकार है ना सरल सा। आप क्या लिख रहे हैं कि भाई बीती विभावरी जागरी अंबर पनघट में डूबो रही ताराघट उषा नागरी, आप ऐसा लिख रहे हैं। आप समझ रहे हैं विभावरी का मतलब रात होता है, जागरी का मतलब प्रातः होता है, अंबर का मतलब आकाश होता है, पनघट का मतलब पानी भरने का स्थान जहां से पनिहारन पानी भर रही है, और तारा मतलब आकाश का तारा, घट मतलब पानी भरने का घड़ा, उषा मतलब प्रातः, नागरी मतलब स्त्री। कवि क्या कह रहा है? कवि ने कहा बीती विभावरी कि जैसे जैसे रात बीतती चली जाती है, जागरी आ जाती है, सुबह आ जाती है, वैसे वैसे अंबर रूपी पनघट में, मतलब आकाश रूपी पनघट में, यानी कवि ने यहां पर आकाश को पनघट बना दिया है। इसका मतलब उपमेय और उपमान एक जैसे बन गए कि नहीं? आकाश रूपी पनघट में तारामंडल रूपी घड़ा, जो तारा है उसको घड़ा बना दिया है, कह रही है तारामंडल रूपी घड़ा डुबोती है कौन? प्रातःकालीन रूपी स्त्री या सुंदरी। कल्पना क्या है भाई? अब रात को देखते हैं आकाश में तारे टिमटिमा रहे खूब, जैसे जैसे रात बीतती है ना, वैसे वैसे तारे ओझल हो जाते हैं। ठीक उसी प्रकार से जिस प्रकार से कोई पनिहारा नहीं घड़ा लेकर के पनघट पे जाती है, और पनघट में जब घड़ा खाली है तो ऊपर पानी में तैरेगा, जब उसमें पानी भर जाएगा तो शनै शनै वो नीचे डूब जाता। वही कल्पना कवि ने यहां कर रखी है। कवि वही कह रहा है कि भाई अंबर रूपी पनघट में आकाश जो है ना उसको पनघट बना रखा है, उपमा रूपान की समानता है, या भाई तारामंडल जो है आकाश का उसको घड़ा बना रखा है, कि तारामंडल रूपी घड़े को आकाश रूपी पनघट में धीरे धीरे डुबो देती है कौन? प्रातःकालीन रूपी पनिहारन, या एक स्त्री, नागरी मतलब स्त्री जो पानी भरने आ रही है। इसका अर्थ हुआ कि यहां उपमेय और उपमान में समानता दिखा रही है, समानता का मतलब रूपक अलंकार हो जाएगा, हुआ कि नहीं? माना इसी उपलक्ष्य में आप एक और उदाहरण समझे, बेसिक सा। माना अगर मैं ये लिखता, मैंने लिखा होता कि ऊधो मेरा हृदय तल, मेरा हृदय है एक उद्यान न्यारा, मेरा हृदय है एक उद्यान न्यारा, उद्यान न्यारा
कल्पना करती अमित उसमें क्यारियां थी। कल्पना करती अमित उसमें क्यारियां थी। उसमें क्यारियां थी माना ऐसा कोई एग्जाम्पल लिखा है। उसने कहा बताइए भाई इसमें कौन सा अलंकार है। यह कह रहा है ऊधो मेरा हृदय तल। आप समझ रहे हैं ऊधो कल्पना है, सूरदास की कविता जितनी पढ़ेंगे ऊधो मिल जाएगा उसमें। ऊधो का मतलब आप आसान भाषा में समझेंगे, इसको समझिए डाकिया, पोस्टमैन है एक प्रकार का सूरदास का। कि गोपियां और श्री कृष्ण के बीच का जो प्रेम प्रसंग चल रहा था ना, जब उनमें अलगाव हुआ, कृष्ण गोपियों को छोड़कर के अलग जगह बस गए, तो ये ऊधो कृष्ण की चिट्ठी लेकर के गया गोपियों के पास। ऊधो चिट्ठी पढ़ रहा है, उस चिट्ठी में लिखा है जो भी, तो गोपी क्या कह रही है, गोपी कह रही है ऊधो जी बुरा मत मानना, जो हमारा हृदय है ना, दिल, वो तो एक बगीचा है विशाल, वो चले गए कोई बात नहीं, हम फिर भी मग्न हैं उनकी यादों में। इसका मतलब भैया हृदय को उद्यान बनाया गया है। माना आपका दिल विशाल हो, बड़ा हो, कल्पना करता हूं आपका दिल भी विशाल होगा, लेकिन बगीचा तो नहीं होगा ना। तो यहां पर हृदय रूपी उपमय को उद्यान रूपी उपमान बना दिया। इसमें एक सदृशता दिखा रखी है। उद्धव कह रहा है मैडम जी उद्यान में तो क्यारियां होती है, आपके हृदय की क्यारियां कहाँ है। देखो गोपी क्या सुंदर लिख रही है, वो कह रही है हम जो कल्पनाएं करती है ना, कल्पनाओं में कृष्ण हमारे पास है, वो कल्पनाएं अमित है। अमित मतलब अविनाशी, जिसका कभी विनाश नहीं होने वाला है। हमारे हृदय रूपी उद्यान की क्यारियां यही है। आप सोचो कल्पना को क्या बोल दिया है, क्यारियां, यानी उसने कल्पना को क्यारी बना दिया है। कल्पना और क्यारी में एक रूपता आ गई, और हृदय और उद्यान में एक रूपता आ गई। इसका मतलब ऐसी रचना को आप रूपक कह सकते हैं, बारंबार उसको रूपक कहेंगे। बहुत साधारण सी बात है, बहुत बेसिक सी बात है, ऐसे इसको आप पढ़ें। इसके अलावा जो तीसरा अलंकार आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है, जो परीक्षा में आ सकता है, वो है भ्रांतिमान, है ना। भ्रांतिमान भी एक ऐसा अलंकार जो बहुत आता है। भ्रांतिमान भी है, उसको भी पढ़ लो, परीक्षा भी आएगा, उसको भी समझ लेना। भ्रांतिमान का मतलब क्या होता है, मैं अगर बहुत साधारण भाषा में कहूं, भ्रांतिमान का मतलब एक प्रकार से धोखा। यानी अगर किसी अलंकार में आप भ्रम से, धोखे से किसी उपमय को उपमान समझ लेंगे। आप समझ रहे मैं क्या कह रहा हूं। अगर किसी अलंकार में ऐसा केस है कि आपके पास में उपमय लिखा हो और आप गलती से इसको उपमान समझ रहे हैं, आई बात समझे। कहने का मतलब है आपके पास उपमय था और आप इसको उपमान समझ रहे हैं गलती से, और उस प्रकार की क्रिया भी कर रहे हैं। उदाहरण के लिए आप घर गए, जैसे आप सीढ़ियां चढ़ रहे थे आपके घर की, आपके घर के दरवाजे पर एक बिल्ली बैठी है और आपको लोग तो शेर है, आप भाग गए, आपने पूरा मोहल्ला इकट्ठा कर दिया, देखो मेरे घर के आगे शेर बैठ रखा है। बाकी लोग आए, बोला धक तेरी का बिल्ली है, आप फिर भी कह रहे हैं पागल हो गए तुम लोग, ये शेर है। मतलब आप पूरी तरह से बिल्ली को शेर समझ चुके हैं। इसका मतलब बिल्ली उपमय थी और आपने उसको उपमान समझ लिया है। उपमय में उपमान का भ्रम हो गया है, उपमय में उपमान का धोखा हो गया है। अगर इस प्रकार की धोखाधड़ी होती है ना, अगर ऐसी रचना कोई लिखी जाती दोस्तों, उसे कहते हैं भ्रांतिमान अलंकार, वो भ्रांतिमान कहलाएगा। आई बात सुन। जैसे माना किसी कवि ने बड़ा खूब लिखा है, माना मैं यहां देख रहा हूं, यहां लिखा है, लिखा हुआ क्या लिखा है कि भाई नाक का मोती अधर की क्रांति से, वो लिख रहा है अधर की क्रांति से बीज दाणिम का समझकर भ्रांति से, बीज दाणिम का समझकर भ्रांति से, समझकर भ्रांति से देखकर सहसा हुआ शुक मौन है, देखकर सहसा हुआ शुक मौन है, सोचता है यह दूसरा शुक कौन है, सोचता यह दूसरा शुक कौन है, दूसरा शुक कौन है। उदाहरण नंबर 1 तो समझिए इसको आप, ये क्या लिख रहा है, यहां लिखा है कि नाक का मोती अधर की क्रांति से बीज दाणिम का समझकर भ्रांति से। ये समझिए किसी एक महिला की पेंटिंग बनी हुई है,
उस महिला की नाक पर एक मोती लगा हुआ है सुंदर सा। अधर का मतलब होता है होठ, और उसकी होठों की गुलाबी क्रांति से मोती और चमक रहा है। अब कल्पना करिए, एक महिला है बड़ी खूबसूरत सी, उसके बहुत गुलाबी से होठ है, उसकी नाक पर एक मोती लगा है। अब गुलाबी होठों की चमक जब नाक पर पड़ेगी ना, तो नाक आगे से लाल दिखाई देगी, क्योंकि मोती भी तो लगा है ना, वो मोती भी चमक रहा है और गुलाबी होठों की चमक नाक पर पड़ेगी, उसका नाक भी लाल दिखाई दे रहा है। बहुत खूबसूरत है माशाल्लाह। आप देखते हैं कोई कोई जो बहुत खूबसूरत महिला होती है, स्त्री होती है, उसके होंठ बड़े गुलाबी होते हैं, उसके नाक पर अगर कोई मोती लगा हो चमकीला सा, तो उसकी होठों की जो रेडिएशन है, चमक है, उसकी नाक पर पड़ती है, उसकी नाक लाल दिखाई देती है। कवि ने यही तो चित्रित कर रखा है। हमारे जो है एक तोता जी है, इसमें लिखा है शुक। एक तोता इस दृश्य को देख रहा है। उस तोता को लगा कि जो होठ दिखा रहे हैं महिला के गुलाबी गुलाबी से, मुस्कुराते हुए महिला को दिखा रखा है, उन गुलाबी होठों के बीच उसके सफेद सफेद दांत दिखाई दे रहे हैं। वो ऐसे प्रतीत हो रहा है जैसे मानो कोई अनार का दाना खुला हुआ हो। आप देखते हैं जब कोई अनार का दाना आप खोलते हैं ना, तो साइड से गुलाबीपन दिखाई देता है, बीच में सफेद सफेद वो अनार के दाने भी दिखाई दे रहे हैं। बीज दाड़िम का समझकर भ्रांति से, एक तोता देख रहा है नाक का मोती अधर की क्रांति से, कि नाक पर मोती लगा है, वो होठों की गुलाबी क्रांति से चमक रहा है, बीज दाड़िम का समझकर भ्रांति से। और एक तोता साहब दूर से देख रहा है, उसको लगा ये दाड़िम का बीज है, ये अनार का दाना है। देखकर सहसा हुआ शुक मौन है। जो उत्साहित तोता था कि मैं इस अनार को खाने जाऊंगा, वो चुपचाप बैठा हुआ, शांत। सोचता यह दूसरा शुक कौन है, उसको लग रहा है कि इस दाड़िम के दाने पर तो पहले ही कोई दूसरा तोता बैठा हुआ है। मतलब मैंने कहा ना कि वो जो नाक है वो गुलाबी होठों की चमक से लाल दिखाई दे रही है, और दूसरा तोता जो तोता है वो नाक को तोता समझ रहा है। उसे लगा ये नाक जो मैं देख रहा हूं ना लाल सी, ये तोता है, और ये तोता पहले इस अनार के दाने पर बैठा हुआ और बड़ा चाव से खा रहा है। अब बताइए यहां पर उपमाय में उपमान का भ्रम है कि नहीं? बताओ, बेचारा तोता शुक ये नाक को तोता समझ रहा है और बड़ा बेचैन है, यार ये तो किसी ने अनार खा लिया, मुझे मौका मिला नहीं। ये है भ्रांतिमान अलंकार की स्थिति, इसे कहते हैं भ्रांतिमान। या माना अगर मैं एक दूसरा केस लिखूं, समझना ध्यान से, मैं एक दूसरा एग्जाम्पल लिख रहा हूं। मैंने मान लिखा इस प्रकार से, मैं लिख रहा हूं कि शुक सुमन समझकर, कि शुक सुमन समझकर, समझकर झपटा भंवरा शुक के लाल तुंड पर, भंवरा शुक की लाल तुंड पर, लाल तुंड पर तोते ने निज ठोर चलाई, निज ठोर चलाई, चलाई जामुन का फल उसे समझकर, उसे समझकर। अब देखो कितना बढ़िया कवि लिख रहा है। कवि कह रहा है कि केशुक सुमन समझकर झपटा भंवरा शुक की लाल तुंड पर, तोते ने निज ठोर चलाई जामुन का फल उसे समझकर। सुमन मतलब फूल, भंवरा मतलब आप समझते हैं भंवरा। दृश्य क्या है, एक तोता है इस साइड बैठा हुआ है, उस तोते की मिट्ठू की जो नाक है वो लाल है, चोंच लाल है आगे से, और इधर से एक भंवरा साहब है। उस भंवरे को लग रहा है ये जो मैं लाल दिखा हूं ये फूल है, मतलब सुमन है, मैं जाता हूं उड़ करके इस फूल का रसवादन कर लूंगा, इसका रस पी लूंगा। और भंवरा उड़ता हुआ आ गया तोते की तरफ को, और तोता मन मन में मुस्कुरा रहा है। तोते को लगा मजा आ रहा है, बड़े काले रंग का जामुन आ रहा, उड़ करके सीधा खा जाऊंगा। जैसे ही वो भंवरा तोते की चोंच पर बैठने वाला होता है, तोते ने निज ठोर मतलब अपनी चोंच चला दी। वो तो जामुन समझ रहा ना उसको, उसे लगा जामुन आ गया मजे से खा लूंगा, है ना। तो दोनों ही कंफ्यूज है। तोते को लग रहा है भंवरा जामुन है, और भंवरे को लग रहा है ये तोता जो है ना ये फूल है, सुमन है, इसका रस पान करूंगा जाकर के मस्त तरीके से। ये भ्रांतिमान की दशा है ना। ये हमारा मैं कहूं कि मुन्ना मम्मी के सिर पर देख देख दो चोटी, भाग उठा भय मानकर सिर पर सांप लौटी। एक बच्चा, एक नवजात शिशु अपनी मां के सिर पर दो चोटियां देख रहा बंधी हुई बालों की, और अचानक उसको लगा धत तेरी का, मां के सिर पर तो सांप बैठ गया, भाग गया वहां से।
ये है भ्रांतिमान की दशा। भ्रांतिमान अलंकार में आपको ऐसी चीजों को समझना है, इस प्रकार इसको पढ़ा जाए। इसी कैटेगरी में जो अगला अलंकार आपके लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है, जो परीक्षा में आ सकता है, मुझे लगता है जिसको पढ़ना आपके लिए नितांत है, जिसको पढ़ना आपके लिए जरूरी है, एक अलंकार दृष्टांत भी है जो मेरे ख्याल से परीक्षा में आता है ना। देखिए भाई, दृष्टांत शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? मिसाल होता है। दृष्टांत मतलब मिसाल। मायने, कभी कभार जब कवि किसी एक कथन को कहता है, किसी एक पंक्ति को कहता है, किसी एक व्यंग को कहता है, हम उस कथन या हम उस व्यंग का अर्थ नहीं समझ पाते हैं। जब कवि किसी कविता में एक कथन का अर्थ स्पष्ट करने के लिए, एक उक्ति का अर्थ स्पष्ट करने के लिए उसके समतुल्य या उसके जैसी कोई दूसरी उक्ति या कोई दूसरा कथन कहता है, तो उसे दृष्टांत अलंकार कहा जाता है। मैंने कहा, जब किसी प्रसंग में कोई कवि अपनी बात को समझाने के लिए या अपने द्वारा कहे गए कथन को समझाने के लिए उसके समतुल्य या उसके जैसा कोई दूसरा कथन स्पष्ट करता है, कोई दूसरा कथन कहता है, तो उसे दृष्टांत अलंकार कहा जाता है। भाई कैसे कैसे याद रखना है? माना अगर आपने ये कहा होता, आप लिख रहे हैं कि भाई मन मलिन तन सुंदर कैसे, मन मलिन तन सुंदर कैसे, तन सुंदर कैसे, विषरस भरा कनक घट जैसे, विषरस भरा कनक घट जैसे। माना यहां पर लिखा हुआ एग्जाम्पल किसी कवि ने, कोई कवि कह रहा है कि मन मलिन तन सुंदर कैसे, विषरस भरा कनक घट जैसे। स्टेटमेंट ये लिखा है। आप कह रहे हैं कि अगर किसी आदमी का मन मलिन है, मतलब गंदा है, वो आदमी मन से गंदा है, तो उसका तन, उसका शरीर सुंदर कैसे हो सकता है ना ये कथन। इस कथन का स्पष्टीकरण ये लिखा है। कवि कह रहा है ठीक उसी प्रकार से जैसे सोने का एक घड़ा विष से भरा हुआ होता है, बाहर से तो चमचमा रहा है ना, वो सोना है ना, और अंदर क्या भरा है? जहर, विष भरा हुआ, शराब भरी हुई। उसी प्रकार से दोस्तों, किसी व्यक्ति का व्यक्तित्व अंदर से गंदा हो सकता है, मैला हो सकता है, कुटिल हो सकता है, लेकिन बाहर से बड़ा शारीरिक सौष्ठव, बड़ा गजब का हो सकता है, बहुत सुंदर, बहुत आकर्षक हो सकता है। आप देखते हैं किसी व्यक्ति की पर्सनालिटी इतनी गजब होती है कि उसकी तरफ कोई भी आकर्षित हो जाता है, लेकिन जब उससे बात करो तो लगता है ये तो दुनिया का सबसे नीच प्राणी है। इसका मतलब अंदर से वो कुटिल था, दुष्ट था, कुचक्का था, लेकिन बाहर से बहुत ही लाजवाब और बहुत ही शानदार व्यक्तित्व वो झलकता था। तो ऐसा केस अगर कवि कहता है, वो दृष्टांत है। रहीमदास ने बड़ी अच्छी बात कही है। उन्होंने लिखा है कि भाई बिगड़ी बात बने नहीं, लाख करे किन कोय, रहीमन फाटे दूध को मथे न माखन होए। बिगड़ी बात बने नहीं का मतलब, अगर एक बार संबंध विच्छेद हो गया, एक बार आपके संबंधों में अगर खटास आ गई ना, तो आप लाख प्रयत्न कर लो, दोबारा मधुरता नहीं आएगी। ठीक उसी प्रकार से जैसे एक बार अगर दूध फट गया तो उससे नवनीत निकालना असंभव है। आप कितना उसको मथानी से मथ ले, आप उससे मक्खन नहीं निकाल सकते हैं। उसी प्रकार से संबंध एक बार बिगड़ने चाहिए, भले ही आपके बीच दोबारा कॉम्प्रोमाइज हो जाए, लेकिन वो मिठास नहीं रहेगी, वो मधुरता आपके संबंधों में नहीं रहेगी जो पहले थी। इसे कहते हैं दृष्टांत। आप आया समझ, है ना। अच्छा, इसी कड़ी में एक अलंकार उत्प्रेक्षा है, जो कि बहुत बड़ा अलंकार है, और ये तो परीक्षा में बहुत बार आता भी है भाई। आप समझते हैं उत्प्रेक्षा अलंकार का शाब्दिक अर्थ होता है अद्वैत अर्पण। मतलब जिस अलंकार में उपमय के होने की संभावना उपमान में व्यक्त की जाती है। आप ऐसी कल्पना करते हैं कि जैसे आने वाले वक्त में जो आपका उपमय है वो उपमान बन जाएगा, या आपका जो उपमय है वो उपमान में तब्दील हो जाएगा, उपमान में कन्वर्ट हो जाएगा, उसे उत्प्रेक्षा कहते हैं। देखिए, उपमा अलंकार में उपमय और उपमान के बीच की तुलना थी, और रूपक में उपमय और उपमान के बीच की समानता थी। यहां पर आप कल्पना करते हैं, यहां पर आप ऐसी कल्पना करते हैं कि मानो आने वाले समय में जो हमारा उपमय है वो उपमान ही बन जाएगा। संभावना, जहां पर ऐसी संभावना हो उसको कहते हैं उत्प्रेक्षा। और मजे की बात क्या है, इस अलंकार के कुछ फेमस वाचक शब्द है जिनको याद रख सकते हैं आप। इस अलंकार में जानो, कौमा जनु, कौमा जनहु,
कॉमा मानो, कॉमा मनु, कॉमा मनहु जैसे वाचक शब्दों का प्रयोग किया जाता है। यानी ये वाचक शब्द हमारे इस अलंकार में इस्तेमाल होते हैं, तो आप इन वाचक शब्दों के आधार पर इस अलंकार को इत्मीनान से पढ़ सकते हैं या इत्मीनान से जान सकते हैं, है ना। भाई माना अगर कोई एग्जाम्पल लिखा है इस प्रकार से, परीक्षा में लिखा हुआ है कि भाई बढ़त ताड़ को पेड़ यह है, बढ़त ताड़ को पेड़ यह मनु चूमन आकाश है, मनु चूमन आकाश है, माना ऐसा लिखा हुआ है। एक तो मिल गया आपको वाचक शब्द मनु, इसमें वो क्या कह रहा है, कह रहा है कि ताड़ का पेड़ इस कदर बढ़ रहा है, ऐसे प्रतीत हो रहा है कि वो कालांतर में आकाश को चूम लेगा, आकाश को छू लेगा। इसका मतलब ताड़ के वृक्ष के होने की संभावना आकाश में व्यक्त की जा रही है। यानी ये आपका उपमेय है और आप बता रहे हैं कि उपमान में कन्वर्ट हो जाएगा, संभावना, आशंका, वाचक शब्द लिखा हुआ है। ये आप कहते हैं कि सोहत ओढ़े पीत पटु श्याम सलोने गात, मानो नीलमणि शैल पर आपत पर्यो प्रभात, इसमें मानो लिखा हुआ है। ये आप कहते हैं भाई, आप लिखते हैं कि उस काल मारे क्रोध के तन कांपने उनका लगा, मानो हवा के जोर से सोता हुआ सागर जगा, मानो लिखा हुआ है। तो उत्प्रेक्षा अलंकार को जानने के लिए अच्छा तरीका कि आप इन वाचक शब्दों के आधार पर भी चल सकते हैं और इसके आधार पर भी आप उत्प्रेक्षा अलंकार को ठीक कर सकते हैं या समझ सकते हैं। इसी कड़ी में एक अलंकार आता है अतिशोक्ति। ये तो सभी को पता भी होगा। अतिशोक्ति आप जानते हैं, अतिशोक्ति का मतलब ऐसा अलंकार है जिस अलंकार में सामान्य उपमेय की विशेषताओं को बढ़ा चढ़ा करके प्रस्तुत किया जाता है। घाघर में सागर भरना, आप कहते हैं कि जब किसी अलंकार में उपमेय की विशेषताओं को लोक सीमा से बढ़ा चढ़ा करके अलौकिक सीमा के पार पहुंचाया जाता है, या सामान्य व्यक्ति की विशेषताओं को इतना बढ़ा चढ़ा करके प्रस्तुत किया जाता है कि वो अलौकिक जैसा प्रतीत होता है, उसको आप अतिशोक्ति कहते हैं। या मैं कहूं कि जिस अलंकार में लगभग 75% झूठ होता है, उसको कहते हैं अतिशोक्ति। आप सामान्य सी बात है भाई, है ना, क्योंकि यहां पर तो आप बातों को बढ़ा चढ़ा करके बता रहे हैं, इसमें तो चीजों को आप एक प्रकार से गागर में सागर भरने का काम कर रहे हैं। अतिशोक्ति वही तो हुआ, है कि नहीं। माना आपने कहा कि बाण नहीं पहुंचे शरीर तक, शत्रु गिरे पहले ही भू पर, कि बाण शरीर तक पहुंचे भी नहीं, शत्रु उससे पहले खत्म हो गए, मर गए। अतिशोक्ति नहीं तो क्या है। आपने कहा, कोई उदाहरण लिखा है कि भाई हनुमान की पूंछ पे लगन न पाई आग, लंका सिगरी जर गई गए निशाचर भाग, कि पूंछ पे आग लगी भी नहीं, उससे पहले सब कुछ हो गया, लंका जल गई, लंका दहन हो गया, वगैरह वगैरह। आप कह रहे हैं कि आगे नदियां बड़ी अपार, घोड़ा कैसे उतरे पार, राणा ने सोचा उस पार, तब तक चेतक गया। नदियों में इतना पानी है, राणा प्रताप जी सोच रहे हैं कि घोड़ा इसके पार कैसे जाएगा, तब तक घोड़े ने छलांग भी मार दी। कितना झूठ बोल रहे हैं। माना कि राणा जी का घोड़ा तेज था, लेकिन मानव की सोच से तेज नहीं हो सकता है। तो यहां पर चल रहा वर्णन बढ़ा चढ़ा करके, अब गागर में सागर भरने की बात कर रहे हैं, इसे कह रहे हैं आप अतिशोक्ति अलंकार। ये अतिशोक्ति होता है ना। इसी क्रम में हमारे पास में विशेषोक्ति होता है। विशेषोक्ति का मतलब जिस अलंकार में साधन और कारण होने के बाद भी क्रिया संपादन नहीं होता है। आपके पास साधन है और कारण भी है और वजह भी है कि आप काम क्यों करें, उसके बाद भी अगर आप काम नहीं कर पा रहे हैं, उसे कहते हैं विशेषोक्ति अलंकार। माना आपने लिखा कि पानी बीच मीन प्यासी, मोही सुनी सुनी आवे हांसी, कि पानी के बीच मछली है, उसको प्यास लग रही है, उसके पास पानी भी है, उसके बाद भी उसकी प्यास नहीं बुझ रही है। इसका मतलब साधन था उसके पास प्यास बुझाने का, लेकिन उसके बाद भी काम नहीं कर पा रही है, उसे कहेंगे विशेषोक्ति। एक इसके जैसा अलंकार विभावना होता है। आपने विभावना पढ़ा भी होगा पहले। विभावना का मतलब ऐसा अलंकार जिसमें साधन और कारण ना होने के बावजूद भी क्रिया संपादन हो जाता है। आपके पास कोई साधन नहीं है, आपके पास कोई कारण नहीं है कि आप काम क्यों करें, क्योंकि साधन ही नहीं है। उसके बाद भी अगर क्रिया का संपादन हो रहा है, उसके बाद भी अगर आप काम कर पा रहे हैं, इसका मतलब विभावना होगा। माना आप कह रहे हैं कि चले बिनु पग, सुने बिनु काना, करे बिनु कर्म, बने विधि नाना। आप कह रहे हैं
चलता है बिना पैर के, उसके पैर नहीं है फिर भी चल रहा है। सुने बिनु काना, बिना कान के सुनता भी है, और कर्म कुछ नहीं करता फिर भी तमाम प्रकार के कानून बना देता है ना। चले बिनु पग, सुने बिनु काना, यहीं से पता लग गया इसमें साधन नहीं है, उसके बाद भी क्रिया संपादित हो रही है, दैट मीन्स ये अलंकार होगा विभावना। इसको बोलना पड़ेगा विभावना, है ना। इसी क्रम से आपके पास एक अलंकार आता है मानवीकरण। मानवीकरण बहुत चर्चाओं में आजकल की परीक्षाओं में बहुत ज्यादा आ रहा है। मानवीकरण का मतलब अगर मैं कहूं, इस अलंकार में किसी अमानवीय वस्तु में मानव के गुणों को डाल दिया जाता है। आप इतना समझना कि अगर किसी अमानवीय वस्तु में मानवीय गुणों को समाविष्ट किया जाता है या मानवीय गुणों का समावेश किया जाएगा, उसे मानवीकरण अलंकार कहा जाएगा। मैं कहता हूं पेन हंस रहा है, अरे भाई हंसना मानव का गुण है, पेन कहां से हट जाएगा। लेकिन ये अमानवीय वस्तु है ना, अगर आप इसमें मानवीय गुणों को डाल रहे हैं, मानवीय गुणों का पुट कर रहे हैं, दैट मींस मानवीकरण कहलाएगा। पाश्चात्य कविता की तो विशेषता है। माना आप लिख रहे हैं, कोई एग्जाम्पल आपने लिखा इस प्रकार से, आप कह रहे हैं कि फूल हंसे कलियां मुस्काई, है ना। आपने ऐसा लिखा है कि फूल हंसे कलियां मुस्काई, जगी वनस्पतियां अलसाई, मुख धोती शीतल जल से। फूल हंसे, फूल कब से हंसने लगे भाई, कलियां कब से मुस्कुराने लगी भाई, वनस्पतियां कब से सो के उठी और आलस कर रही है और ठंडे पानी से मुंह धो रही है। ये सब मानव के गुण है ना। हंसना मानव का गुण है, मुस्कुराना मानव का गुण है, आलस करना मानव का गुण है, और आपने इन सब गुणों को अमानवीय वस्तुओं में डाल दिया है। इसी को कहते हैं मानवीकरण अलंकार। मेघ आए बड़े बंठन के संवर के, मेघों का गुण नहीं है बनना ठन्ना सजना संवरना, आदमी का गुण है। मेघ थोड़ा ना जाते ब्यूटी पार्लर कि चलो मैं तैयार होकर आता हूं, पहले ब्यूटी पार्लर जाता हूं, उसके बाद बारिश करता हूं। मानव का गुण है सजना संवरना। और जब आप इन मानवीय गुणों को अमानवीय वस्तु में इनका पुट कर देते हैं, तो फिर वो अलंकार मानवीकरण कहलाता है। आई बात में। इसके अलावा जो बाकी अलंकार बच गए हैं, मैं लाइव क्लास में कवर करूंगा, और आपसे उम्मीद करता हूं कि आप अगर चैनल पर नए होंगे तो आप चैनल को सब्सक्राइब भी करेंगे, और साथ साथ में हमारे टेलीग्राम लिंक से जरूर जुड़ेगा। मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक डाल दूंगा, क्योंकि उसमें सारा पीडीएफ मैटर जो स्टडी मटेरियल होगा हिंदी विषय से लेकर के किसी भी परीक्षा के लिए अगर आप तैयारी कर रहे हैं, तो आपको सारा का सारा मटेरियल मिल जाएगा उसमें हिंदी विषय का कंप्लीट तौर पर पीडीएफ फॉर्म में, है ना। वहां पर आप जरूर जुड़िएगा दोस्तों। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।